गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट। मेरी आवाज आ रही है क्या सर? हो सर, येता है। ओके, तो आज हम 9 का जो मराठी सब्जेक्ट में लेखन कौशल्य, इस भाग के बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। लेखन कौशल्य में प्रसंग लेखन, आत्मकथन, कल्पना प्रधान लेखन और वैचारिक लेखन, ऐसे 3 प्रकार के बारे में हमें आज पढ़ाई करना है। लेखन कौशल्य मतलब अपनी लिखने की कला। जो भी हमें विषय मिलता है, जो भी हम विषय चुन के उसको लिखना शुरू कर देते हैं, तो हम किस प्रकार से लिखते हैं और उस विषय की शुरुआत किस प्रकार से हम करेंगे और उसका अंत, उस विषय का उसका सेवट किस प्रकार से करते हैं। तो हम लेखन करते समय हमारे पास कुछ तो कौशल्य रहता है, कुछ तो कला हमारे पास रहती है। उस कला का दर्शन उस लेखन के माध्यम से हम दिखाते हैं। कोई भी विषय हो, कोई भी निबंध हो, उसको लिखते समय हम अपने ढंग से लिखते हैं। अपने ढंग से लिखकर उस विषय को हम उस सादर करने का हम प्रयास करते हैं। तो संक्षिप्त रूप में हो या बड़ा वर्णनात्मक रूप से हो, तो किस ढंग से लिखते हैं उसी के ऊपर अपना लेखन कौशल्य अवलंबित रहता है। तो उसी में हमारा किस प्रकार का लेखन का कौशल्य है उसका हमें दर्शन होता है। तो सभी के पास लेखन करने की कला रहती है। तो वो जो लेखन कला है अपने विचारों पर रहती है, अपने बुद्धि कौशल्यों पर रहती है। तो ये लेखन कौशल्य हमें नीचे दिए गए जो प्रसंग लेखन है, आत्मकथन है, कल्पना प्रधान लेखन है और वैचारिक लेखन है, ये निबंध के 4 प्रकार है। तो अपने को निबंध लेखन करने की कला होनी चाहिए और ये कला बहुत बढ़िया है। तो कोई भी विषय दिया, इसमें से हमें ज्यादा नॉलेज मिलता है। एक निबंध पढ़ा हमने एग्जाम्पल, और हमारे पास दूसरा निबंध दे दिया लिखने के लिए, तो हमें एक कला अवगत हो जाती है इस लेखन कौशल्य के माध्यम से। तो एक विषय को उतारने की एक कला इस लेखन कौशल्य के माध्यम से हमें अवगत हो जाती है। तो निबंध कैसे लिखना है, निबंध की कला हमें कैसे प्राप्त करना है, तो यह हमें कुछ उदाहरणों के माध्यम से कुछ निबंध के उदाहरण दिए हैं। इसके पहले 2 दिन पहले मैडम ने ये टॉपिक लिया था, कुछ पॉइंट को आधार लेके पढ़ाया है। तो मैं आज क्या करूंगा, डायरेक्टली एक निबंध, प्रसंग लेखन का निबंध, एक आत्मकथन का निबंध, एक कल्पना प्रधान का निबंध और एक वैचारिक लेखन का निबंध लेके हम उसको पढ़ेंगे। मराठी में पढ़ता हूँ, उसका हिंदी में मैं आप सभी को मीनिंग बोलता हूँ। तो सभी को लेखन किस प्रकार का रहता है, निबंध किस प्रकार का, उसको कैसे उतार दिया जाता है, तो प्रसंग लेखन कैसा निबंध रहता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रसंग लेखन मतलब वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है उसको। किसी एक विषय को लेके उसका वर्णन किया जाता है। तो वर्णन बहुत सुंदर किया जाता है, किसी एक प्रसंग को लिया जाता है, कोई बड़ा सा निसर्ग सौंदर्य हो, एखादा दूसरा पर्यटन स्थल हो, या कोई भीषण ऐसा कुछ घटना हुई है, कुछ बड़ा अपघात हुआ है, इसके बारे में हम उसका वर्णन करते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। इसमें हमें कल्पना करना है, उसके साथ हमारी भावना जोड़ना है, उसके साथ हमारे विचार जोड़ना है,
इन कल्पनाओं को, भावनाओं को, विचारों को जोड़ के हम वो निबंध लिखने का हम प्रयास करते हैं। इसमें हमारे संवेदनशीलता होनी चाहिए। जो भी हम निबंध लिख रहे हैं, हमारे मन को ऐसा लगना चाहिए, हमारे मन की एक भावना उसमें उतारने का हम प्रयास करते हैं। और जो भी हम प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं, जो भी हम घटना का वर्णन उसमें कर रहे हैं, तो वो घटना हमारे आंखों के सामने घटी है, वहां पे हम थे, ऐसा भूमिका बना के हम उसको, उस निबंध को लिखते हैं वर्णन के माध्यम से। और ये जो हमने जो लिखा हुआ निबंध है, सभी जो वाचक प्रिय लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको उसका फायदा हो जाता है। तो एक बढ़िया चित्रण, इस बढ़िया वर्णन इस प्रसंग लेखन प्रकार के माध्यम से उस निबंध का करते हैं। तो निबंध कैसा रहता है, किस प्रकार का रहता है? एक्चुअली हम प्रसंग वर्णन बोलते हैं, प्रसंग लेखन बोलते हैं, वर्णनात्मक निबंध बोलते हैं, तो एक्चुअली क्या है, कैसा किस प्रकार का निबंध है, उसको हम आगे देखेंगे। एक निबंध का सैंपल आगे है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि निबंध लिखते समय कि प्रसंग और घटना स्पष्ट होनी चाहिए, उसका सूक्ष्म निरीक्षण हमें करना चाहिए, बारकाई से जो भी मुद्दे है उसको देखना चाहिए, उसको लेके प्रसंग वर्णन करना चाहिए, उसमें हमारी भावना, उसका दर्शन होना चाहिए, हमारे चेहरे का भाव, हाव भाव, शब्दों का उच्चारण, इसमें हमारी संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये सभी की अपेक्षा इस प्रसंग वर्णन में, सभी की अपेक्षाओं का की पूर्ति इस प्रसंग वर्णन में हमें करनी चाहिए, तभी हमारा प्रसंग वर्णन का निबंध, वर्णनात्मक निबंध पूरा परिपूर्ण हो जाएगा। तो उसका एक आगे उदाहरण है कि ये प्रकार का उदाहरण दिया है की पारितोषिक पात्र मित्राच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी तुम्ही शालेय वार्षिक पारितोषिक वितरण कार्यक्रमास उपस्थित राहिला होता, अशी कल्पना करा व त्या प्रसंगाचे लेखन करा। मतलब हमारे ज्ञान गंगा माध्यमिक विद्यालय रत्नागिरी, प्रमुख अतिथि महेश समकाल, अध्यक्ष संजय देशमुख, वेळ शाम की 4 बजे की डेट, जो भी डेट है एग्जाम्पल वो डेट वहाँ पे लिखना है। और स्थल है अपने स्कूल का बड़ा सा मैदान खुला। तो निमित्त क्या है, विषय क्या है कि जो हमारे स्कूल के बच्चे नंबर 1 आए उनको पारितोषिक देना है, कुछ बख्शिश देना है। तो हमारे ज्ञान गंगा माध्यमिक विद्यालय ने शालेय लेवल पर, शालेय मैदान में क्या किया है, एक फंक्शन रखा है कि वार्षिक पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम फंक्शन रखा है, तो उसको उपस्थित रहना है, ये विषय दिया है। तो आगे जो निबंध है, मित्राला मिळालेले पारितोषिक, इस प्रकार का निबंध रहेगा। प्रसंग वर्णन, प्रसंग लेखन में उसको वर्णनात्मक निबंध बोलते हैं। आज शाळेत बरीच लगबग सुरू होती, निमित्त होते शालेय वार्षिक पारितोषिक वितरणाचे। माझे हे शाळेतले 10वीचे वर्ष, त्यामुळे या वर्षीच्या स्नेहसंमेलन व वार्षिक पारितोषिक वितरणासाठी मी फारच उत्सुक होतो। मतलब हमारे स्कूल में बहुत अच्छी गड़बड़ चल रही थी कि निमित्त कौन सा था कि शालेय वार्षिक पारितोषिक वितरण का था। माझे शाळेतले 10वीचे वर्ष, तो हमारा स्कूल में 10वीं का साल था, त्यामुळे या वर्षीच्या स्नेहसंमेलन व वार्षिक पारितोषिक वितरणासाठी मी फारच उत्सुक होतो। तो इस साल हमारे स्कूल में स्नेह सम्मेलन मतलब गैदरिंग रखा था और उसके साथ वार्षिक पारितोषिक वितरण का भी फंक्शन रखा था, उसी में मैं बहुत उत्सुक था। पण त्याहीपेक्षा जास्त उत्साह हा एका वेगळ्याच कारणासाठी होता, लेकिन उससे ज्यादा उत्साह एक अलग सा एक कारण था। कौन सा कारण था? माझा बालपणापासूनचा मित्र गौरव राणे, मेरे बचपन का दोस्त गौरव राणे, याचा आज पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात विशेष सत्कार केला जाणार होता। मेरे बचपन का दोस्त गौरव राणे, उसका हमारे स्कूल में पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में बड़ा सा सत्कार करने वाले थे। गौरवला आज आमच्या ज्ञान गंगा माध्यमिक विद्यालय रत्नागिरीचा आदर्श विद्यार्थी 2017-18 हे पारितोषिक वितरण मिळणार होते। हमारे स्कूल में रत्नागिरी, हमारे स्कूल में आदर्श विद्यार्थी 2017-18 का एक पुरस्कार उसको मिलने वाला था। समारंभासाठी सायंकाळी बरोबर 4 वाजता मी शाळेच्या पटांगणावर हजर झालो।
आप हो या मैं हो, मेरा दोस्त वहां पे आने वाला है, ऐसी उसने एक कल्पना की है। तो जहाँ पे समारंभ था हमारे स्कूल के मैदान में, वहां पे 4 बजे स्कूल के मैदान पर मैं हाजिर हो गया। नेहमीची शाळा पण आज वेगळी दिसत होती। रोज हम स्कूल में आते थे, पर लेकिन आज हमारे स्कूल बहुत अलग से दिख रही है, सजी-धजी दिख रही है, बहुत साज श्रृंगार चढ़ा दिया हमारे स्कूल के ऊपर। मैदान में शाळेभोवती केलेली सजावट, प्रवेशद्वारासमोर काढलेली भव्य रांगोळी, मतलब स्कूल के चारों बाजू में बहुत सजावट किया था। प्रवेश द्वार पर ऐसी भव्य दिव्य रंगोली निकाली थी, फूल की माला लटकाए थे, सगळेच वेगळे वाटत होते। बहुत ऐसा सुंदर माहौल दिख रहा था। गौरवच्या स्वागतासाठी शाळेच्या प्रवेशद्वारावर विद्यार्थी प्रतिनिधी व शिक्षक उभे होते और हमारा गौरव रानी बाहर से आएगा तो उसको स्वागत करने के लिए हमारे स्कूल के गेट पर हमारे स्कूल के प्रतिनिधि, विद्यार्थी प्रतिनिधि और हमारे स्कूल का पूरा स्टाफ खड़ा था। या दृश्याने मी भारावून गेलो। ये दृश्य देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी भावनिकता ऐसी ये होने लगी कि क्या है कि एक स्टूडेंट इतना बहुत आगे चला गया, तो उसका गौरव करने के लिए पूरा स्कूल गेट पे खड़ा है, उसका स्वागत करने के लिए। मग गौरव व मी पटांगणावर उभारलेल्या स्टेजच्या अगदी पहिल्या रांगेत बसलो होतो। जो पहला लाइन स्टेज के सामने था, उसी स्टेज के सामने के पहले लाइन में हमें बिठाया था। मैं भी उनके सामने बाजू में बैठा था। ठरल्या वेळेत कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। जो समय था समय शाम का 4 बजे का, उसी कार्यक्रम को शुरुआत हुई 4 बजे। पहला स्वागत गीत हुआ, कई बच्चों का नृत्य गाना हो गया, कई बच्चों ने अपना मनोगत व्यक्त कर दिया। अशी एकामागोम एक सादरीकरण होऊ लागली, एक के पीछे एक सभी का सादरीकरण होने चालू हुआ। स्वागत गीत हुआ, कई बच्चों ने नृत्य किया, कई बच्चों ने गाना गाया, अपना अपना मनोगत अपने शब्दों में बोल दिया। ऐसा सादरीकरण होने लगा। मी सगळंच कौतुकाने बघत होतो। सभी जो चल रहा था मैं अच्छे से देख रहा था, बड़े आश्चर्य से देख रहा था। एरवी शाळेच्या अशा कार्यक्रमात गौरव व नेहमी आघाडीवर असायचो। और जो बाकी टाइम में मैं और मेरा फ्रेंड दोस्त गौरव रानी सभी के फंक्शन में, सभी के एक्टिविटी में हम सबके आगे रहते थे। गौरवने शालांतर्गत स्पर्धेत व पारितोषिके पटकावली होतीच, पण आंतरशालेय विविध स्पर्धा देखील त्याने स्वतःची छाप उमटवली होती। गौरव ने स्कूल के अंतर्गत होने वाली स्पर्धा, उसमें बहुत बढ़िया बख्शीश उन्होंने प्राप्त किया था। आंतरशालेय विविध स्पर्धा में उन्होंने अपना नाम रोशन किया था। यावर्षी गौरवने राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवून शाळेच्या नावात मानाचा तुरा बांधला होता। और इस साल राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर वक्तृत्व स्पर्धा थी, भाषण स्पर्धा थी, उसमें उन्होंने पहला क्रमांक लिया। त्याच्या एकूणच उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल आज शाळेकडून गौरवचा आदर्श विद्यार्थी म्हणून सन्मान केला जाणार होता। और इसीलिए उन्होंने अच्छी कामगिरी की, इसलिए हमारे स्कूल के तरफ से उस गौरव रानी का आदर्श विद्यार्थी पुरस्कार देके उसका सम्मान करने वाली थी स्कूल हमारी। स्टेजवर कार्यक्रम स्टेज पर कार्यक्रम चालू हुआ था। या निमित्ताने आमच्या लहान दोस्तांच्या कलागुणांचे दर्शन आज नव्याने होते असे वाटत होते। इसलिए हम दोस्त लोग, जो छोटे बच्चे हैं, इनमें जो कला गुण है उसका दर्शन स्टेज पर सभी लोग दे रहे थे। सभी की कला गुणों का दर्शन हो रहा था। थोड्या वेळानंतर लगेच पारितोषिक वितरणाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात। और कुछ देर बाद सभी लोगों का, बच्चों का एक्टिविटी होने के बाद पारितोषिक वितरण जो मेन कार्यक्रम था बख्शिश देने का, उसकी शुरुआत हो गई। ज्या क्षणाची मी आतुरतेने वाट बघत होतो तो क्षण आला। जिस समय का मैं बहुत दिल से मैं उसकी राह देख रहा था, वो समय सामने आ गया। कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे श्री महेश सपकाळ व अध्यक्ष श्री संजय, उस फंक्शन के प्रमुख अतिथि कौन थे? श्री महेश सपकाळ व अध्यक्ष संजय देशमुख थे। यांच्या हस्ते गौरवाला पारितोषिक वितरण देऊन त्याचा सन्मान केला जाणार होता। मतलब वो प्रमुख अतिथि उनके हाथ से वो पारितोषिक देके उसका सन्मान करने वाले थे। शाळेच्या मुख्याध्यापकाने जेव्हा उपस्थित पाहुण्यांचा परिचय करून दिला, तेव्हा गौरवबद्दल वाटणारा आनंद आणखी द्विगुणित झाला। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक वो उस फंक्शन में उपस्थित थे, प्रमुख अतिथि के बाजू में बैठे थे। उन्होंने उस प्रमुख अतिथियों का परिचय कर दिया और
गौरव राणे इनका भी परिचय करके दिया मेरे दोस्त का. उपस्थित मान्यवर आज मोठ्या हुद्द्यावर कार्यरत होते, पण ते आमच्या शाळेचे माजी विद्यार्थी होते. जो उपस्थित मान्यवर लोग थे, कुछ स्टूडेंट माजी थे, वो बड़े-बड़े पोस्ट पे वो कार्यरत थे, काम करते थे. वो भी हमारे स्कूल के माजी विद्यार्थी थे. विद्यार्थी तसेच उपस्थित दोन्ही सन्मान मूर्तीने आमच्या शाळेला नाव मिळवून दिला होता. और जो प्रमुख अतिथि हमारे स्कूल के थे, उन्होंने हमारे स्कूल का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया. अच्छी-अच्छी पोस्ट पे जाके वो काम करने लगे थे. अशा प्रेरणादायी मान्यवरांच्या हस्ते गौरवाचा सत्कार होतो. या विचाराने माझी मान अभिमानाने उंचावली. मेरे दोस्त का ये जो प्रमुख 2 अतिथि थे, उन्हीं के हाथ से उनका गौरव होने वाला है. तो मुझे अभिमान हुआ, मुझे गर्व हुआ कि मेरे दोस्त का इतने बढ़िया अतिथी के हाथ से उसका सत्कार हो रहा है. पारितोषिकासाठी गौरव राणे नाव पुकारण्यात आले तेव्हा सर्वांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला और पारितोषिक लेने के लिए, बख्शिश लेने के लिए गौरव का नाम लिया, अनाउंस किया. तभी सभी बच्चे, सभी स्टाफ, सभी लोग ताली बजाने लगे. शालेय टप्प्यावरच्या भरलेल्या क्षणाचा मी साक्षीदार होतो. और स्कूल में मैं पढ़ाई कर रहा था. मेरा दोस्त बचपन से हम इसमें पढ़ाई किया, तो एक स्कूल का टप्पा पूरा हो गया. और किस तरह से हमने पढ़ाई किया स्कूल में, अभी हमारा ये तो सत्कार हो रहा है मेरे दोस्त का. तो इसका मैं एक भागीदार हूँ. याचे मला मनोमन कौतुक वाटत होते. इसका मुझे बहुत कौतुक लग रहा था, बहुत आश्चर्य लग रहा था. गौरवला पारितोषिक स्वीकारताना बघून आनंदाने माझ्या पापण्यांच्या कडा ओलावल्या होत्या. गौरव का पारितोषिक देश के उसका सत्कार हो रहा है. इस प्रसंग को देख के मेरी आंखों में आंसू आने लगा. आमच्या शाळेसाठी देखील हा सन्मानचा दिवस होता. मतलब हमारे स्कूल के लिए भी एक सन्मान का दिन है. पारितोषिक वितरणाचा समारंभ संपला तरी गौरवच्या पारितोषिक सन्मानाचा क्षण माझ्या मनात रेंगाळत होता. पारितोषिक वितरण का समारंभ पूरा खत्म हुआ और जो भी चित्रण है स्टेज पर दिख रहा था मेरे दोस्त का, वो मेरी आंखों के सामने जैसा कि वैसा खड़ा था. मी गौरवला प्रेमाने मिठी मारली, मेरे दोस्त को आलिंगन दे दिया, मेरी मिठी में ले लिया, गोद में ले लिया. उसका प्यार भरे उसको गर्व से उसको मिठी मार दी. सोनेरी क्षणाच्या स्मृतीत आज दिनांक 22 डिसेंबर हा दिवसाची नोंद कायम राहणार होती. मतलब सोनेरी क्षण, वो क्षण बहुत दिन तक मेरे स्मरण में रहने वाला है. 22 दिसंबर, उसी दिन मेरे दोस्त का सत्कार इस स्टेज पर हुआ था. गौरवच्या नावाची शोभा आज खऱ्या अर्थाने वेगळी वाटत होती. और आज मुझे गौरव क्या है, क्या चीज है, इसका अर्थ मुझे सबसे अलग लग रहा था. इस प्रकार का निबंध रहता है. तो प्रसंग मेरे सामने रखा कि मेरे दोस्त को पारितोषिक मिलने वाला है मेरे स्कूल में, तो इस प्रकार का निबंध इसी तरह से लिखा जाता है. तो मैंने मराठी में पढ़ाया और इसका मीनिंग मैंने हिंदी में आपको सभी बच्चों को बता दिया है. तो एक आइडिया आई होगी कि किस प्रकार का निबंध रहता है, प्रसंग लेखन या वर्णनात्मक निबंध. तो ये हुआ प्रसंग लेखन, वर्णनात्मक निबंध. उसके बाद आत्मकथन. आत्मकथन किसको बोलते हैं? प्राणी हो, वनस्पति हो, उसकी भाव भावना, उसका सुख दुख, निर्जीव वस्तु हो, सजीव वस्तु हो, उसकी सुख दुख की भावना इसमें व्यक्त की जाती है. और हमारे जीवन में जो निर्जीव वस्तु है, जो सजीव वस्तु है, उसका महत्व का क्या है, उसका कौन सा कार्य चलता है, ये ध्यान में रखे हम उसके बारे में हम निबंध लिखते हैं. किसी के बारे में विचार उसमें हम लिखते हैं. इसको हम आत्मकथन बोलते हैं. किसी के सुख दुख के बारे में अनुभव लेके उसको निबंध के माध्यम से उतार लिया जाता है. और एक वस्तु मेरे साथ बोल रही है, ये वस्तु सजीव हो या ये वस्तु निर्जीव हो, ये मेरे साथ बात कर रही है. जो बात कर रही है वो हम निबंध के माध्यम से कल्पना करके हम निबंध के माध्यम से उतारने का हम प्रयास कर रहे हैं. इसको हम आत्मकथन बोलते हैं, आत्मकथन कहा जाता है. तो आत्मकथन कैसे रहता है यह हमें देखना है.
तो आत्मकथन में एक निबंध का विषय लिया है कि मैं क्रीडांगन बोलतोय, मैं मैदान बोल रहा हूँ। हमारे स्कूल के सामने जो बड़ा सा मैदान खुला रहता है खेल खेलने के लिए, इसको क्रीडांगन बोलते हैं। मैं मैदान बोल रहा हूँ। तो मैदान किस तरह से हमारे साथ बोलता है, तो खेल का महत्व हम सभी को मालूम है। तो किस तरह का मैदान रहता है और मैदान हमारे साथ किस तरह से बात करता है, यह हमें इस निबंध के माध्यम से हमें उतारना है। तो ऐसा एक प्रकार का निबंध मैंने लिया है की मी क्रीडांगण बोलतोय, मैं मैदान बोल रहा हूँ। शाळेच्या क्रीडा स्पर्धा सुरू होत्या, स्कूल में क्रीडा स्पर्धा सुरू थी। आपापल्या समूहात सहभागी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांची लगबग सुरू होती। अपने अपने ग्रुप में सहभागी होने के लिए सब बच्चे अपना अपना ग्रुप ढूंढ रहे थे। आमच्या समूहाचा कबड्डीचा सामना सुरू व्हायला अजून बराच अवकाश होता। हमारे ग्रुप का कबड्डी का जो खेल है शुरू होने के लिए बहुत समय था। क्रीडांगणाच्या एका कोपऱ्यात उभा राहून निरीक्षण करत होतो। मैं क्रीडांगण मैदान के एक कोने में खड़ा होके सभी का निरीक्षण कर रहा था। इतक्यात मला भास झाला, कोणीतरी आवाज देता है। इतने में मुझे भास हो गया, कोई तो मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज दे रहा है, कोणीतरी माझ्याशी बोलत आहे, कोई तो मुझे बोल रहा है, अरे बाळा तू किती बारकाईने बघत होतास, अरे बच्चा तू कितनी बारकाई से सबको देख रहा था। मला खूप आनंद वाटला, तू इतना अच्छा सबको देख रहा है तो मुझे खुशी मिली। हो मैं क्रीडांगण बोलतोय, मैं तेरे साथ मैदान बोल रहा हूँ, खेल का मैदान बोल रहा हूँ, क्रीडांगण बोल रहा हूँ। थोड्या थोड्या तुमचा सामना तुमचे सामने सुरू होतील, थोड़ी समय में तुम लोगों का खेल शुरू हो जाएगा। तुम्ही आनंदाने माझ्या अंगावर हुंदडाल और तुम बच्चे मेरे आंग पे खेल खेलेंगे। कौन बोल रहा है? मैदान बोल रहा है एक बच्चे के साथ। और तुम लोग मेरे आंग पे खेल खेलेंगे, थोड़ा क्रीडा स्पर्धा तुम खेलेंगे। तुम्ही मुले माझ्या अंगा खांद्यावर उड्या मारत होता। मतलब मेरे आंग पर सब लोग छलांग लग रहे थे। कौन कबड्डी खेल रहा है, कौन खो-खो खेल रहा है, कौन क्रिकेट खेल रहा है। मी तुमचं बालपण पाहतो तेव्हा मला खूप आनंद होतो। तुम्हारा बचपन मैं देखता हूँ, तुम बच्चों का जब बचपना मैं देखता हूँ, तुम्हारा खेल मैं देखता हूँ तो मुझे खूप बहुत खुशी मिलती है। तुम्ही जेव्हा विविध खेळ खेळता, सराव करता तेव्हा खरं तर माझी पाठ दुखते। तुम लोग मेरे आंग पे खेलते हैं, मैं मैदान बोल रहा हूँ, मेरे आंग पे जब खेलते हैं तभी मेरी पीठ दुखती है, माझे संपूर्ण शरीर दुखू लगते, मेरा पूरा शरीर दुखने लगता है, पण मला मुळीच दुःख होत नाही। मेरा शरीर दुखता है, मेरी पीठ दुखती है, पर लेकिन मुझे कदापि कुछ भी मुझे दुःख नहीं होता, कारण माझे अस्तित्व तुम्हा मुलांच्या निरोगी आयुष्यासाठी आहे। मेरा अस्तित्व ही सही रूप से देखेंगे तो तुम बच्चों का आरोग्य निरोगी रखने के लिए, सदृढ़ रखने के लिए मेरी भूमिका है। तुमच्या सदृढ़ शरीरासाठी माझे असणे फार महत्वाचे आहे। तुम बच्चों का सदृढ़ शरीर बनने के लिए तुम्हारे में मेरा अस्तित्व होना बहुत महत्वपूर्ण है। माझ्यामुळे तुम्हाला अनेक मैदानी खेळ खेळणे शक्य होते। मैं हूँ मैदान, इतना बड़ा खुला मैदान हूँ, इतना बड़ा फैला हुआ मैदान हूँ, इसलिए तुम बच्चों को यहाँ पे खेलने के लिए शक्य होता है। ज्यामुळे तुमचे शरीर लवचिक बनते, जिससे वजह से तुम लोगों का शरीर सदृढ़ बन जाएगा, लचीला बन जाएगा, आरोग्य अच्छा रहेगा। निरोगी शरीरात निरोगी मन वसत असते और अच्छे शरीर में अच्छा मन वास करता है। पण आज मात्र शालेय स्पर्धा वगळल्या तर तुम्ही मुले माझ्याजवळ फिरकतही नाही, लेकिन आज देखेंगे तो मुझे उल्टा दिख रहा है। जब भी स्कूल का स्पर्धा रहेगा तभी तुम लोग बच्चे मैदान में आ जाते हैं। टीव्हीच्या रंगीत दुनियेत हरवून गेले आहात। टीवी देखने में, सीरियल देखने में, कार्टून देखने में, पिक्चर देखने में आप लोग तुम मशगूल हो गए, पर लेकिन मेरे ऊपर आप मैदान के ऊपर मेरे तुम बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। त्यामुळे तुम्हाला माझी आठवणी येत नाही, इसलिए तुम लोगों को मेरी याद नहीं आ रही। पूर्वी शाळा सुटली की तुम्ही मुलं माझ्या भेटीला यायचा। पहले कैसा था, स्कूल छूट गए तो घर पे नहीं जाते थे, मैदान में आते थे सीधा और खेल खेलते बैठते थे। दिवाळीची सुट्टी असो, उन्हाळ्याची सुट्टी, माझ्यासोबत दिवसभर तुमचा दंगा सुरू असायचा। मैदान मेरे साथ बात कर रहा है, दिवाली का छुट्टी हो, धूपकालीन दिन का छुट्टी हो, मेरे साथ दिन भर इधर मैदान में रहते थे, बहुत खेल खेलते थे, बहुत इसमें व्यस्त रहते थे खेल खेलने में। आजची परिस्थिती मात्र बदलली है, पर आज वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो परिस्थिती पूरी बदली बदली दिख रही है। माझ्या मौशार मातीचा स्पर्श तुमच्या अंगाला होतच नाही।
मेरे आंग पे जो मट्टी फैली हुई है, लाल मट्टी फैली हुई है, इस मट्टी का स्पर्श तुम्हारे आंग को मट्टी लगती नहीं है, क्योंकि तुम लोग बच्चे इस मैदान में नहीं आते. दप्तराच्या ओझ्यात तुम्ही दबून गेला आहात. जो हमारा जो भी है, नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, कंपास है, इसमें तुम लोग दब के चले गए हैं. इसी में से तुम लोगों की मुंडी ऊपर नहीं हो रही है खेळ खेळणे में, और मैदान में आने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है. शरीर संपत्ती किती महत्वाची असते याचा जणू सगळ्यांना विसर पडलाय की काय असे वाटते. मैदान का दुख, मैदान बोल रहा है कि शरीर संपत्ति क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सब तुम लोग बच्चे भूल गए हैं. तुम लोग भूल गए हैं, इसलिए मेरा याद तुम लोगों को नहीं आ रहा है. ऐसी एक आत्मकथा हमारे मैदान ने बोली है. माझे आता वय झाले आहे. मैं अभी, मैदान बोल रहा है, मैं बूढ़ा हो गया अभी. माझ्यातले चैतन्य आता कमी होता है. मेरे में जो प्रेरणा है, मेरे में जो उत्साह है, मेरे में जो चैतन्य है, वो कम हो रहा है. म्हणूनच की काय माझ्या भोवताली आता वेगवेगळी खाऊची लहान मोठी दुकाने उभी राहिली आहे. पहला मैं बड़ा, इतना बड़ा खुला मैदान था, पर लेकिन आज मैं मैदान बहुत कंजेस्ट लग रहा हूँ, बहुत छोटा मैं दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे आजू बाजू चारों कोनों में बहुत सारी दुकानें दिख रही है. मेरे पर अतिक्रमण कर लिया है. इन दुकानों ने मेरे ऊपर अतिक्रमण कर लिया और मुझे छोटा करके रखा है. तिथे संध्याकाळी बरीच गर्दी जमू लगते. शाम का जब वक्त हो जाएगा तो शाम को बहुत भीड़ हो जाती है. मैं कितना बड़ा मैदान हो मुझे दिखता ही नहीं है, तुम लोगों को भी दिखाई नहीं देता. इतना अतिक्रमण मेरे ऊपर हुआ है. मी हताश होऊन सगळं बघत राहतो. ऐसा कैसा हो गया, इतना छोटा मैं मैदान कैसा हो गया. मेरे पर मैं आश्चर्य व्यक्त करता हूँ. एरवी खेळाच्या पांढऱ्या आखीव रेखीव सीमाने सुशोभित दिसणाऱ्या माझं शरीर कचऱ्याने मलिन होतं. पहले मैं बहुत स्वच्छ सुंदर मैदान दिखता था. मेरे आंग पे बहुत अच्छा सा घास उगता था. हरी सॉरी लाल मट्टी थी, और सब लोग बच्चे आते थे, व्हाइट पाउडर से लाइन खींचते थे, खो खो का मैदान बनाते थे, कबड्डी का मैदान बनाते थे, क्रिकेट का मैदान बनाते थे. तो मैं बहुत सज के दिख रहा था. पर लेकिन आज मेरे आंग पे जहां वहां देखिए तो कचरे के ढेर दिखते हैं. कचरा इधर उधर फैला हुआ दिखता है, तो मेरा आंग पूरा मलिन हो गया. मैं पूरा प्रदूषित हो गया. माझी सगळी रयाच बदलून जाते. और ये सब होने के बाद मेरा सौंदर्य पूरा नष्ट हो जाएगा, हो जाता है. निराशेतच रात्र काढतो. और तुम बच्चे मेरे आंग पे खेलने के लिए नहीं आते, मेरे मैदान में नहीं आते, तो मैं रात भर ऐसे ही निराश होके बैठता हूँ. सकाळी पुन्हा माझे कान तुम्हा मुलांचा किलबिलाट ऐकण्यासाठी उत्सुक होतात. सुबह जब हो जाएगी, सूरज जब उग जाएगा तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि मेरे बच्चे मेरे आंग पे आके खेलेंगे. इन बच्चों का जो चिल्लम चिल्ले है वो आवाज सुनने के लिए मैं उत्सुक हो जाता हूँ. तुमचे खेळ बघण्यासाठी, तुमच्या आनंदासाठी सज्ज होतो. तुम लोगों का खेळ देखने के लिए, तुम लोगों का आनंद खुशी देखने के लिए मैं दूसरे दिन सज्ज हो जाता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे आंग पे खेलने के लिए मैदान में आ जाएंगे. निरोगी आरोग्य हे स्वतःलाच कमवावे लागते. निरोगी शरीर, सदृढ़ शरीर कमाने के लिए खुद को मेहनत करना पड़ता है. ये मैदान मेरे साथ बोल रहा है. त्यासाठी मैदानी खेळ निश्चितच मदत करते. इसलिए मैदानी खेल खेलो, मैदानी खेल खेलो. निश्चित रूप से तुम लोगों का शरीर सदृढ़ बन जाएगा. मी तुमच्या सुखासाठी सदैव सोबत आहे. तुम लोगों का सुख, तुम्ही को सुख देने के लिए, तुम लोगों का शरीर सदृढ़ बनने के लिए मैं हमेशा सदैव तुम्हारे साथ हूँ. बोलता बोलता आवाज बंद करा, और बोलते बोलते अचानक आवाज बंद हो गया. तो ये जो कहानी, ये जो वर्णन, मतलब ये जो आत्मकथा है, मैदान ने मेरे साथ की है. मैदान मेरे साथ बोल रहा है कि मैं पहले कैसे था, अभी कैसा हूँ. ये आत्मकथा निबंध के माध्यम से मैदान ने मेरे साथ बात करके, मतलब हमने ये ऐसा उतार लिया है कि मैदान मेरे साथ ऐसा बोल रहा है. ये सब इसमें लिखा है. तो ये निबंध सभी को समझ में आया होगा. अच्छे से मैंने समझाया सबको. इसके बाद तीसरा प्रकार है निबंध का कल्पना प्रधान निबंध. कल्पना प्रधान निबंध मतलब कल्पना करी जाती है, आइडिया लड़ाई जाती है. ज्यादा कल्पना के ऊपर भी नहीं जाना है. अच्छे से उसको ज्यादा अतिरिक्त भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें हास्य पैदा नहीं होना चाहिए. इसको देखना चाहिए.
और वास्तव को पकड़ के लिखना चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए, सीधी सादी सरल भाषा होनी चाहिए। ये कल्पना प्रधान निबंध में होना चाहिए। तो कल्पना प्रधान का निबंध का जो है एक उदाहरण लिया है कि पेड़ मेरे साथ बात करने लगा तो, झाड़ बोलू लागले तर, पेड़ मेरे साथ बात करने लगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका आगे निबंध दिया है, पॉइंट्स दिए, झाडाचे महत्व, झाडाचा आनंद, उपयोगी झाडांची खंत, झाड़ का दुख, झाड़ का आनंद, खुशी और झाड़ का महत्व, ये सब 3 पॉइंट्स दिए हैं। इस 3 पॉइंट का आधार लेके हमें निबंध आगे लिखना है। समय कितना रहा है देखता हूं मैं। उन्हाळ्याच्या दिवसात अंगाची काहिली होत होती, वाऱ्यातून उष्णता वाहत होती, धूपकालीन दिन थे, आंग से गरम गरम हवा निकल रही थी, हवा से उष्णता बह रही थी, बहुत उष्णता गर्मी भड़क रही थी, सभोवताली झाडांची संख्या तुरळक दिसत होती, चारों बाजू में जो पेड़ है वो विरल दिख रहे थे। इतक्यात मला आठवण आली थी आमच्या कॉलनीत एका झाडाची। इतने समय में मुझे याद आ गई, हमारे कॉलनी में एक पेड़ था, उसकी याद आ गई। आमच्या 3 पिढ्यांनी या वडाच्या झाडाला पाहिलं आहे। मेरे 3 पड़ी, मेरे पापा, पापा के पापा, पापा के पापा, मतलब जो भी है दादा दादी नाना नानी, इन्होंने इस पेड़ को देखा है। मनात विचार आला, झाड़ बोलू लागले तर, मन में मेरे विचार आ गए, तो पेड़ मेरे साथ बात करने लगा तो, तर ते म्हणेल, तभी पेड़ मेरे साथ बात करेगा तो वो बोलेगा पेड़, अगं मुली, माझा जन्मच तुमच्या आनंदासाठी आहे। तो पेड़ मेरे साथ बोलेगा कि बच्ची, मेरा जन्म तुम लोगों की खुशी के लिए हुआ है। मैं तुम्हाला सावली देतो, मैं तुम्हें छाव देता हूँ, तुम्हाला गोड फळे देतो, मीठा फल देता हूँ, रंग बिरंगे फुले देतो, रंग बिरंगे फूल देता हूँ। माझ्या सहवासात तुम्ही सुखावता याचा मला खरंच मनोमन खूप आनंद वाटतो। मेरे सहवास में तुम लोग आते हैं, अच्छा सा सुख प्राप्त करते, इसी में मेरा आनंद है। माझ्या भोवती बांधलेल्या पारावर तुमच्या आजोबांच्या गप्पा चालायच्या। मेरे चारों बाजू में जो चौथरा बांधा है, जो कट्टा बांधा है पत्थरों से, वहां पे तुम लोगों के नाना नानी आके बैठते थे, गप्पे मारते थे। रांधून वाढून दमलेली आजी आई तिच्या मैत्रिणी एकमेकींना त्यांच्या मनातलं हे रोज माझ्या साक्षीने सांगायच्या। मेरे कट्टे पे बैठ के नाना नानी उनके दोस्त लोगों के साथ बैठ के इधर बात करते थे। तुझ्या सगळ्या बालमैत्रिणी सूर पारंब्याचा खेळ माझ्या भोवती खेळायच्या, तेव्हा मी ही त्यांच्या जोडीने जोडून लागायचो। मेरे आंग पे वो सभी लोग खेल खेलते थे, छलांग लगाते थे ऊपर से, सर 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 ऊपर चढ़ते थे मेरे आंग पे, पेड़ पे, तभी उसी के खुशी में मैं भी खुशी प्राप्त करता था। झाड़ जणू काही माझ्या मनातलं बोलू लागलं आहे। ये झाड़ मेरे साथ मन से बात करने लगा है, ऐसा मुझे लगा, असा मेरा भास हो गया। झाड़ पुढे म्हणाले, खरं तर माझे महत्व माणसाच्या आयुष्यातील फार मोठे आहे। झाड़ बोलने लगा, पेड़ बोलने लगा कि मेरा महत्व मनुष्य के आयुष्य में बहुत बड़ा स्थान है मेरा। माझ्या सावलीत तुम्ही सुखावता, मेरे छाव में तुम लोग सुख प्राप्त करते हैं। मैं प्राणवायूचा पुरवठा करत असतो, मैं ऑक्सीजन तुम लोगों को देता हूँ। मी नसतो तर पाऊस कसा झाला असता, मैं नहीं रहता तो बारिश कैसा आता था। वाऱ्याचा गारवा तुम्ही माझ्यामुळेच अनुभवू शकता, जो हवा छूट रही है उसकी उसकी ठंडाई मैं हूँ इसलिए तुम्हें अनुभव आता है। मी मातीला घट्ट धरून ठेवतो, मैं मट्टी को पकड़ के बैठता हूँ। किती मोठा पाऊस आला तरी माती वाहून जाऊ देत नाही, कितना ही बड़ा बारिश आया तो मेरी जड़ में जो मट्टी पैक करके बैठी है वो बह के नहीं जाएगी। मी आहे म्हणून तर पक्ष्यांना निवारा मिळतो, मैं हूँ इसलिए मेरे आंग पे पक्षी चिड़िया आके बैठते, अपना घोंसला बनाते। अगदी प्राणी पशु पक्षी लहान लहान किडे मुंगी माझ्या सहवासात उसळतात। प्राणी हो, पशु पक्षी हो, छोटी मोटी कीड़ा मकोड़ा हो, चींटी हो, मेरे सहवास में आके मेरे डालियों पे आके बैठते हैं, शाम को अपना घर बनाते हैं। आम्ही झाडे जर नसतो तर विविध औषधी वनस्पति तुम्हाला कशा उपलब्ध झाल्या असत्या। हम पेड़ नहीं रहते तो तुम लोगों को दवाओं की वनस्पति कैसा मिलती थी, सुगंधी चंदन कैसा मिलता था, आम, एप्पल, इसकी मिठास तुम लोगों को नहीं मिलती थी। आम्ही आहोत म्हणून तर फुलांचा सुगंध तुम्ही अनुभव सकता। हम है इसलिए फूलों का सुगंध तुमको सुगंध तुम लोगों को मिल रहा है, अनुभव नहीं मिल रहा है। आमच्यामुळे तुम्हाला हिरव्या रंगाचं सुख लाभलं। हरा भरा रंग कैसा रहता है, हरा भरा पर्यावरण कैसा रहता है, हमारी वजह से तुम लोगों को मिला। आम्ही आहोत म्हणून तर पावसात धरतीने हिरवा चलो पांगला। हम है इसलिए बारिश हो रही है, हम पेड़ है इसलिए बारिश हो रहा है। तो
पेड़ लगाओ, पेड़ बढ़ाओ, तभी ये हरा भरा पर्यावरण का जो ओढ़ना है ये सभी को देखने मिले। आम्ही नसतो तर बाल कवींना ती फुलराणी सुचली असती का। बाल कवि जो होके गए कुछ लोग, उन्होंने ती फुलराणी किस तरह की रहती है ये याद भी नहीं रहती थी कि जड़ात बसलेला औदुंबर, औदुंबर मतलब निसर्ग किस तरह का है ये भी तुम लोगों को समझ नहीं आता था। हम है पेड़, इसलिए निसर्ग क्या है ये तुम लोगों को समझ में आएगा। झाडाचे बोलणे अगदी खरे होते। जो पेड़ बोल रहा है उसकी सच्चाई थी। झाड़ नसते तर या विचाराने आम्ही हैरान होऊ लागले। पेड़ नहीं रहेगा तो हम कितना हैरान दुखमय होते थे। एवढा झाड़ म्हणाले, इतने में झाड़ बोलने लगा, आज जिकडे तिकडे सिमेंटचे शहर वाढत आहे, जी क्या देखे वहां देखे तो बिल्डिंग, सीमेंट का बिल्डिंग बढ़ रहा है, तो कहीं पे हमें झाड़ दिखाई देगा। त्यामुळे त्यामुळे माझी तुम्हाला अडचण वाटते। जंगलों, बिल्डिंग का जंगल बढ़ रहा है, सीमेंट के जंगल बढ़ रहे हैं, बिल्डिंगें बढ़ रही है। जहाँ चाहिए मैदान वहीं पे मैदान अवेलेबल नहीं हो रहा है, पेड़ पौधा कम होते जा रहा है, और जहाँ पे बिल्डिंग बनाने का है वहीं पे तुम लोगों को मेरी अडचण हो रही है तो मुझे तोड़ के बाहर फेंक देते हैं। तुम्ही निर्दयीपणे आमची कत्तल करता, हमें मार देते हैं तुम लोग, आमची मातीशी असले नाळ तोडून टाकता। हम इस मट्टी के साथ हमारा कुछ तो नाता जोड़ के रखा है, वो हम आप लोग तोड़ के रखते हैं। पण खऱ्या अर्थाने कुऱ्हाड आमच्यावर चालवत असून तुमच्या पायावर मारता। सही रूप से देखेंगे, सच रूप से देखेंगे तो ये कुल्हाड़ी हमारे पैरों पर नहीं चला रही है, तुम्हारे पैरों पर, आप खुद के पैरों पर आप कुल्हाड़ी चला रही है। आम्ही नसू तर वाढत्या प्रदूषणाला आळा कसा घालावा, हम नहीं रहेंगे तो बढ़ता हुआ प्रदूषण कैसा हम कम करेंगे, वाढत्या तापमानात गारवा कसा मिळवाल, चढ़ते हुए तापमान टेम्परेचर में ठंडाई कैसा प्राप्त करेंगे, आमचे अस्तित्व संपले तर तुमचे आयुष्य निरस होऊन जाईल, हमारा जिंदगी पूरा खत्म हुआ, मेरा अस्तित्व खत्म हुआ, पेड़ बोल रहे तो तुम लोगों का आयुष्य कैसा अच्छा बन जाएगा। तुकाराम महाराजांच्या वृक्षवल्ली अम्मा सोई वनचरी, जो वृक्षवल्ली है, जो पेड़ पौधा है, हमारे मेहमान जैसे है, ये हमारे साथ सोबती है। या वचनाचा विचार पडू देने का। पेड़ बोल रहा है कि तुकाराम महाराज ने ये बोल के रखा है, ये वृक्षवल्ली है, जो पेड़ पौधा है, हमारे साथ सोबती है। इसका इस वचन को भूलो मत। निसर्गाचा समतोल सांभाळणे तुमच्याच हातात आहे, और निसर्ग का समतोल सांभाळना ये तुम बच्चों के हाथ में, तुम लोगों के हाथ में। आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात महत्त्वाचं असलेल्या या झाडांना मी मनोमन नमस्कार करतो, और तुम लोगों के आयुष्य में, जिंदगी में जिसका स्थान है वो पेड़ है, और इस पेड़ को मैं खुद नतमस्तक होने के लिए तैयार है, मनोमन से नमस्कार करने के लिए तैयार है। इस तरह का ये कल्पना प्रधान निबंध है। तो टाइम 2-4 मिनट बाकी रहेगा, तो लास्ट वाला वैचारिक निबंध रहता है, तो वो कवर नहीं हो पाएगा। और लेखन कौशल में प्रसंग लेखन मतलब वर्णन लेखन निबंध, आत्मकथन निबंध और कल्पना प्रधान निबंध, ये 3 प्रकार हो गए। एक्चुअली तुम लोगों को निबंध का सादरीकरण सामने कर दिया पीपीटी में, तो सभी को पक्का समझ में आया होगा। और ये जो मैंने अभी तक समझाया, इसके ऊपर किसी का क्वेश्चन रहेगा तो बोल दीजिए। सर, हेलो सभी स्टूडेंट, किसी को कुछ पूछना है तो? हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, पारितोषिका मतलब? पारितोषिका आवाज नहीं आ रहा है सर। पारितोषिका मतलब क्या है? पारितोषिक मतलब बख्शिश, जो प्रमुख अतिथि के हाथ से हमें जो मिलता है गिफ्ट के रूप में, जो बख्शिश मिलता है, बड़ा ट्रॉफी हो, ये उसको पारितोषिक बोलते हैं। ओके सर। प्रमाण पत्र हो। और किसी को क्वेश्चन पूछना निबंध के बारे में? बोलिए। और किसी का क्वेश्चन आया क्या? 3 मिनट बाकी है।
हेलो, सभी को अच्छा लगा? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो। सर निबंध किसके ऊपर बेस है? हाँ, ये निबंध किसके ऊपर बेस है? किसके ऊपर? सर किसके ऊपर लिखा गया है? ये झाड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर लिखा हुआ निबंध है। ये अभी जो पेज पर दिख रहा है स्क्रीन पर, ये पेड़ पर लिखा हुआ निबंध है। सर मैं एक झाड़ बोल रहा हूँ, मैं एक पेड़ बोल रहा हूँ, इसके ऊपर ही निबंध था। उसको कल्पना प्रधान निबंध कहते हैं। और किसी का प्रॉब्लम है, समस्या है, किसी को क्वेश्चन पूछना है? सभी निबंध समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके सर। ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे पूरा टॉपिक खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है। धन्यवाद सर।